हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संसाधन एवं विकास के 9वें लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन की परिभाषा। सबसे पहले मृदा अपरदन की परिभाषा, उसके बाद मृदा अपरदन के प्रकार जिसमें हम देखेंगे जल द्वारा अपरदन, उसके बाद है हमारा वायु द्वारा अपरदन, उसके बाद जल द्वारा जो अपरदन है उसके भी तीन प्रकार हैं, तो उसे हम देखेंगे उसमें क्या है, कौन से टाइप हैं। जैसे उसमें आ गया चादरी अपरदन, छोटी नली अपरदन, उसके बाद अवनलिका अपरदन, इन प्रकारों को देखेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा मृदा अपरदन के कारण। फिर हम देखेंगे कि वनोन्मूलन एक कारण है, अत्यधिक वर्षा एक कारण है। तो जो भी मृदा अपरदन के कारण है उसे हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मृदा संरक्षण, यानी जो मृदा अपरदन हो रहा है उसको हम बचाने के लिए जो उपाय करते हैं उसी को कहते हैं हम मृदा संरक्षण। उसी उपाय को मृदा संरक्षण से के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे मृदा संरक्षण के कौन से उपाय हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ भी उल्टी सीधी बातें नहीं, सीधे हम टॉपिक पर बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी 720 पे या 1080 पे कर लेंगे तो आपको बेहतर दिखेगा। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि संसाधन एवं विकास, अगर आप यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, तो लगभग 2 से 6 मार्क्स तक प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने देखा है लगभग 6 मार्क्स के डायरेक्ट प्रश्न उसमें पूछ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेरे कहने का मतलब कुल मिलाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एमपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम देखेंगे मृदा अपरदन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो आप ऐसे समझिए, मृदा अपरदन क्या है। मान के चलिए कोई उपजाऊ मृदा है, तो उपजाऊ मृदा का हवा द्वारा या पानी द्वारा एक जगह से कटकर या हटकर दूसरे स्थान पर चले जाना ही मृदा अपरदन है। और सेम यही परिभाषा मैंने बोर्ड पर लिखा है ताकि आप नोट कर पाएँ, नोट्स बना पाएँ। और हमारा जो ये 9वां लेक्चर है उसके पहले भी हमने आपको ऐसे ही पढ़ाया। इसके पहले आपको मैंने काली मृदा, लाल मृदा, उसके पहले हमने संसाधन नियोजन, संसाधन क्या है पहले लेक्चर में, उसके बाद भूमि निम्नीकरण, भूमि संसाधन, भू संसाधन के उपयोग या भूमि के उपयोग, ये सब टॉपिक हम पीछे कवर कर चुके हैं। तो ये सब हम बोर्ड पर इसलिए लिख कर लाते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से आप नोट कर पाएँ। और नोट इसलिए क्योंकि आपको भूल जाएंगे अगर आप उसे 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर रिवाइज नहीं करेंगे। तो बात करते हैं मृदा अपरदन क्या है, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, जो मैं अभी हाल ही में बताया, सेम वही परिभाषा है। जलवायु या अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों द्वारा, सबसे पहला जल, वायु या अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों द्वारा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो इसमें मैंने जो आपको बताया कि भाई जो उपजाऊ मृदा है अगर वो अपने स्थान से दूसरे जगह पर चला जाता है तो वही हो गया मृदा अपरदन। अब वो प्रक्रिया चाहे जल द्वारा हो या वायु द्वारा हो, इसमें कुछ भी हो सकता है कुछ मानवीय हस्तक्षेप हो, उसके कारण भी अपरदन हो रहा है। जैसे अति पशु चारण, अगर हम एक ही जगह पर अत्यधिक पशु का चारण कर देंगे या अत्यधिक पशु की चराई कर देंगे, सॉरी घास की चराई पशु द्वारा कर देंगे, तो वहाँ पर जो होगा सिर्फ मृदा बचेगा। तो मृदा डायरेक्ट वर्षा के जल से संपर्क में आएगा तो वर्षा का जल मृदा को बहा ले जाएगा। तो यहाँ पर भी हो रहा है कि मृदा जो उपजाऊ मृदा है वो एक जगह से हटकर दूसरे जगह पर जा रहा है। तो यही तो हो गया मृदा अपरदन। तो हम जब मृदा अपरदन के कारण देखेंगे तो वहाँ पर एक कारण आ जाएगा अति पशुचारण। तो इसे आप याद रखना। तो मैंने आपको परिभाषा बता दिया कि जलवायु या अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों द्वारा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। बहुत ही इजी है, मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं रटवाया। आप लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, आप अपने तरफ से भी अपने हिसाब से भी परिभाषा लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो कुल मिलाकर यही है कि उपजाऊ मृदा का एक जगह से दूसरे जगह तक पर स्थानांतरित होना या एक जगह से हटकर दूसरे जगह चले जाना मृदा अपरदन है। अब वो अपरदन किससे होगा, जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है या मानवीय हस्तक्षेप से हो सकता है या मानवीय कारकों द्वारा या मानवीय गतिविधियों द्वारा हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मृदा अपरदन के प्रकार।
तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मृदा अपरदन दो प्रकार का होता है। पहला जल द्वारा अपरदन, उसके बाद है हमारा वायु द्वारा अपरदन। तो समझते हैं जल द्वारा अपरदन क्या है। इसका नाम ही है जल द्वारा अपरदन, मतलब अपरदन किससे हो रहा होगा, जल से हो रहा होगा या वर्षा के कारण हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, यह अपरदन वहाँ अधिक होता है जहाँ वर्षा अधिक होती है। यह अपरदन वहाँ अधिक होता है जहाँ वर्षा अधिक होती है और भूमि ढाल होता है, यानी भूमि ढाल के अनुसार होता है, ढाला अनुसार होता है। जिससे क्या होता है कि वर्षा का जल तो आ ही रहा है, साथ ही भूमि ढलान है, ढाल के रूप में है भूमि, तो वर्षा के जल के साथ मृदा का जो उपजाऊ ऊपरी परत है वो बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। तो वही हो गया जल द्वारा अपरदन। अच्छा, जल द्वारा अपरदन के भी बहुत सारे प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं कह सकते हैं। एक है चादरी अपरदन, उसके बाद है छोटी नली अपरदन और एक है अवनलिका अपरदन। इन तीनों प्रकार को हम अगले स्लाइड पर लिखकर मैं आपको लाऊंगा, फिर वहां आपको समझा दूंगा। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि जल द्वारा जो अपरदन है उसके भी प्रकार हैं, जैसे चादरी अपरदन, छोटी नली अपरदन, अवनलिका अपरदन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि वायु द्वारा अपरदन। वायु द्वारा अपरदन क्या है, तो आप याद रखिए, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ बहुत सूखा क्षेत्र है, जैसे राजस्थान हो गया, तो वहाँ पर थोड़ा सूखा क्षेत्र है, वहाँ पर आपको उतना वर्षा नहीं देखने को मिलता है। तो वो कौन से हैं, मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश हैं। तो मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में जो होते हैं मिट्टी, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो असंगठित होती है, मतलब संगठित नहीं होती। मतलब एक समूह में मिट्टी नहीं होगा, मिट्टी के कण अलग अलग होंगे। अब जब मिट्टी के कण अलग अलग होंगे तो जो वायु है, वायु वो उस मिट्टी के कण को बहा ले जाएगा, अपने साथ उड़ा ले जाएगा। तो वहां पर भी देखेंगे कि जो उपजाऊ मृदा है वो एक जगह से हटकर दूसरे जगह जा रही है। तो ये हो गया वायु के द्वारा अपरदन, यही हो गया हमारा वायु के द्वारा अपरदन। आप देख सकते हैं जो अपरदन का दूसरा प्रकार है, मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां मिट्टी के कण असंगठित होते हैं, वहां वायु द्वारा मृदा के कणों को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया वायु द्वारा अपरदन कहलाती है। बहुत ही इजी है भाई, जहाँ की मिट्टी सूखी होगी या मरुस्थली होगी या अर्ध मरुस्थली होगा, वहाँ के जो मिट्टी के कण हैं वो असंगठित होंगे, मतलब बहुत संगठित नहीं होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे आपस में, अलग अलग होंगे। तो वहां पर क्या होगा कि अगर वायु आएगा, तेजी से वायु आएगा, तो वो जो उपजाऊ कण है मृदा का, वो जो कण है वो वायु द्वारा चला जाएगा, वायु के साथ ही चला जाएगा, यानी वायु के द्वारा मृदा एक जगह से दूसरे जगह उड़कर चला जाएगा। तो यहाँ पर यही, और हमने यही तो पढ़ा था कि यही अपरदन है, यही मृदा अपरदन है। तो वहां पर यही प्रकार हो जाता है, इसी प्रकार को कहते हैं वायु द्वारा अपरदन। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ वही हो गया वायु द्वारा अपरदन। तो मुझे उम्मीद है आपको मृदा अपरदन की परिभाषा समझ आया होगा, उसके प्रकार समझ आए होंगे। अब हम बात करते हैं जल द्वारा अपरदन के जो 3 प्रकार हैं, उसे हम देख लेते हैं, फिर मृदा अपरदन के कारण को पढ़ेंगे, फिर संरक्षण के उपाय को देखेंगे। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जल द्वारा अपरदन के जो प्रकार हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मृदा अपरदन में भी प्रकार है जल द्वारा अपरदन, फिर उसके 3 प्रकार यहाँ है। तो सबसे पहले बात करते हैं चादरी अपरदन। चादरी अपरदन क्या है, तो चादरी अपरदन यहाँ है जब मृदा की ऊपरी परत बहते जल के साथ बह जाती है। मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे ये कोई उपजाऊ मृदा है यहाँ पर, और यहाँ पर बारिश हो रही है और जल बह रहा है, जल लगातार बह रहा है। तो जब ये जो मृदा की ऊपरी परत है, ये जो मृदा की ऊपरी परत है बहते जल के साथ बह जाती है, इसी को हम कहते हैं चादरी अपरदन, इसी को हम कहते हैं चादरी अपरदन। और याद रखना, चादरी अपरदन बहुत तेज से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह धीमी प्रक्रिया है। मतलब चादरी अपरदन धीरे धीरे होता है, बहुत तेजी से नहीं होता है। और शुरू में तो ये दिखाई भी नहीं देता, शुरू में आपको पता भी नहीं चलता कि हमारी मृदा का अपरदन हो रहा है, मृदा का उपजाऊ जो ऊपरी परत है वो बहकर जा रहा है। तो आप याद रखना, जो चादरी अपरदन है यह धीरे धीरे होता है, इसलिए शुरू में दिखाई नहीं देता है। तो मुझे उम्मीद है आपको चादरी अपरदन समझ आया होगा, बहुत ही इजी था। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, तो छोटी नली अपरदन। छोटी नली अपरदन क्या है, तो आप ऐसे याद रखिए, ये जो आपने यहाँ पर बनाया, ये जो आपने यहाँ बनाया, जल जा रहा है, जल के साथ ऊपरी परत धीरे धीरे बह रही है।
लेकिन यही अगर अपर्दन लगातार बहुत देर तक होती रहे, यानी बहुत अत्यधिक समय तक, या कह सकते हैं अत्यधिक समय तक होती रहे, तो जो मृदा है ना, उसी जो जैसे जल बह रहा है, उसी जल के साथ छोटी छोटी नलियां बन जाती हैं और उससे मृदा एक जगह से दूसरे जगह तक बहकर जाता है। तो नल इसे कहते हैं छोटी नली अपर्दन। मतलब अपर्दन जब अत्यधिक समय तक होता रहता है, अधिक समय तक होता रहता है, तो अपर्दन नलियों द्वारा होने लगता है, छोटी छोटी नलियां विकसित हो जाती हैं, वही है छोटी नली अपर्दन। अगर इसे भाषा के द्वारा और भी अच्छे तरीके से आप लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, यदि अपर्दन बिना रुके, यदि अपर्दन बिना रुके काफी समय के लिए होता रहे, तो छोटी छोटी नलियां विकसित हो जाती हैं। तो छोटी छोटी नलियां विकसित हो जाती हैं जो कुछ सेंटीमीटर गहरी होती हैं, और समय के साथ इन नलियों की संख्या बढ़ती जाती है। तो आप ऐसे समझिए, और नलियां समय के साथ जो नलियों की संख्या है वो बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा लगता है, एक समय के बाद ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ की शाखाएं हैं, और पेड़ की शाखाओं के समान ये फैल जाती हैं, तो पेड़ की शाखाओं के समान दिखने लगती हैं, और इसे ही हम छोटी नली अपर्दन कहते हैं। इसे ही हम छोटी नली अपर्दन कहते हैं। तो अगर आप भाषा में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब एक है अवनलिका अपर्दन, जल द्वारा अपर्दन के ही प्रकार। तो अवनलिका अपर्दन तो और भी इजी है। तो जो ये छोटी नली अपर्दन हो रहा है, लगातार इससे और भी अपर्दन होता रहे, तो एक समय आएगा इन नालियों, ये जो नली है, ये जो नलियां हैं वो और भी गहरी हो जाएंगी, और भी गहरी और बड़ी हो जाएंगी, उसी को हम कह देंगे अवनलिका अपर्दन। बहुत ही इजी है, आप ऐसे देख सकते हैं कि छोटी नली अपर्दन के पश्चात नलियां बड़ी व गहरी हो जाती हैं। छोटी नली अपर्दन के पश्चात नलियां बड़ी व गहरी हो जाती है और अंततः अवनलिका में बदल जाती हैं, तो इसे ही अवनलिका अपर्दन कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मृदा अपर्दन के कारण। बहुत ही इजी है, अगर आप इसे कॉन्सेप्ट की तरह लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, अगर रटने की कोशिश करेंगे तो आपको कठिन लगने वाला है। तो सबसे पहला है अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां। अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां मतलब क्या कि कृषि वैज्ञानिक तरीके से न करना। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा समोच्च रेखाओं में खेतों को न जोतना, समोच्च रेखाओं में खेतों को न जोतना, समोच्च रेखाओं में खेतों को न जोतना, ये हो गया। एक ही फसल को बार बार उगाना, एक ही फसल को बार बार उगाना, इससे क्या होता है, इससे मिट्टी कमजोर हो जाती है, जिससे वह तेजी से अपर्दन होती है, इससे मिट्टी कमजोर हो जाती है और तेजी से अपर्दन होती है। इसमें एक कारण और क्या लिख सकते हैं, गलत तरीके से हल चलाना। तो अगर आप गलत तरीके से हल चला रहे हैं तो वो भी उत्तरदायी हो जाता है मृदा अपरदन का। तो इसमें अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां में यही तीन चीज आ जाता है, समोच्च रेखाओं के समानांतर खेतों की जुताई न करना, एक ही फसल बार बार बोना, उसके बाद गलत तरीके से हल चलाना। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। सबसे पहला टॉपिक अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, और दूसरा है अत्यधिक चराई। ये तो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन ही कर दिया। अगर ये एक खेत है, यहाँ पर घास बहुत सारे हैं, इस खेत के ऊपर जो उपजाऊ मृदा है तुपा हुआ है, उसके ऊपर घास है, तो जो उपजाऊ मृदा है वो डायरेक्ट हवा और पानी के संपर्क में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर घास है। लेकिन अगर हम यहीं ला दें एक गाय, मान के चलिए मैं गाय बनाता हूँ, एक बेकार सा गाय, मुझे गाय नहीं बनाने आता, और गाय ये आ गया और इसे हम इतना चरा देते हैं, इतना चरा देते हैं कि पूरा घास साफ, एक भी घास नहीं बचा। इससे क्या होगा, जो उपजाऊ मृदा है ये डायरेक्ट हवा और पानी के संपर्क में आएगा, जब भी वर्षा होगी तो वर्षा के साथ ये उपजाऊ मृदा बहने लगेगी, तो यहाँ पर भी मृदा अपरदन हो रहा है। तो एक कारण क्या हो गया, अत्यधिक चराई। तो एक कारण क्या हो गया, अत्यधिक चराई। उसके बाद है तीसरा है प्राकृतिक वनस्पति का विनाश। आप सोचिए ना, जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं, जो पेड़ पौधे उगते हैं, वो वे मिट्टी को बांधे रखते हैं। मान के चलिए एक पेड़ है, इसके बहुत सारी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बहुत तेजी से बांधे रखती हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं। लेकिन अगर हम यही पेड़ों की कटाई कर देते हैं तो जड़ें हट जाती हैं और मिट्टी कमजोर हो जाता है, यानी मिट्टी ढीला हो जाता है, और जब मिट्टी ढीला हो जाएगा तो बहुत तेजी से वर्षा के साथ अपरदन होने लगता है। तो एक कारण ये हो गया प्राकृतिक वनस्पति का विनाश। उसके बाद क्या है, मूसलाधार वर्षा। भाई मूसलाधार वर्षा, अगर बहुत तेजी से वर्षा हो रहा है तो उससे भी मृदा अपरदन होता है। उसके बाद हमारा एक पांचवा है मिट्टी के प्रकार व ढाल।
तो आप ऐसे समझिए, कोई मिट्टी इतना मुलायम होता है कि वो जल्दी अपरदन करता है, जल्दी अपरदन हो जाता है, लेकिन कोई मिट्टी थोड़ा कठोर होता है तो धीरे धीरे होता है। उसके बाद ढाल, कोई खेत अगर है वो समतल है तो वहां अपरदन उतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर वही ढाल अत्यधिक है, ढाल अधिक है तो बहुत तेजी से अपरदन आपको देखने को मिलेगा। तो एक कारण ये हो गया मिट्टी के प्रकार व ढाल। उसके बाद एक लास्ट कारण है खनन गतिविधियां। अब खनन गतिविधियां मृदा अपरदन के लिए कैसे उत्तरदायी है, आप ऐसे समझिए, हमने यहाँ पर खनन किया, लेकिन जो ऊपरी मृदा है वो यहाँ मैंने रख दिया बगल साइड में, लेकिन खनन करते गए, खनन करते गए तो इसके ऊपर जो अनउपजाऊ है, जो उपजाऊ मृदा ये नहीं है, क्योंकि उपजाऊ मृदा कुछ सेंटीमीटर तक ही होता है, तो ये जो उपजाऊ मृदा नहीं है इसे इसके ऊपर रख दिए, तो यहाँ पर उपजाऊ मृदा नीचे आ गया और जो उपजाऊ मृदा नहीं है वो ऊपर आ गया। तो यहाँ पर अगर फिर बाद में अगर हम इसे खुला छोड़ देते हैं तो भी ऐसे ही रहता है, मृदा का अपरदन हो गया, मृदा का अपरदन हो गया। तो खनन गतिविधियां भी उत्तरदायी हैं मृदा अपरदन के लिए। तो मृदा अपरदन के मैंने 6 कारण आपको बताया, बहुत ही इजी है, आप ऐसे समझिए। अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां पहला था, दूसरा है अत्यधिक चराई, हम बहुत ज्यादा चराई कर देते हैं जिसे हम कहते हैं अति पशुचारण। उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति का विनाश, उसके बाद है मूसलाधार वर्षा, उसके बाद है मिट्टी के प्रकार व ढाल, उसके बाद है खनन गतिविधियां। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मृदा संरक्षण के उपाय, इसे मैं बगल में आपको समझा देता हूँ। अगला टॉपिक है मृदा संरक्षण, एक्चुअली उपाय नहीं है, टॉपिक है मृदा संरक्षण। जब हम मृदा अपरदन को बचाने के लिए उपाय अपनाते हैं कोई, जब मृदा अपरदन को बचाने के लिए, रोकने के लिए, बचाने के लिए कहना सही नहीं होगा, रोकने के लिए, जब मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम कोई उपाय अपनाते हैं तो उसे ही कहते हैं मृदा संरक्षण, उसे ही कहते हैं मृदा संरक्षण। अब कौन से उपाय अपनाएंगे, ये जो कारण है यही खत्म कर दो, ये जो कारण है यही खत्म कर दो, यही हो गया उपाय। आप कॉन्सेप्ट की तरह समझेंगे तो बहुत इजी है। जैसे यहाँ पर था प्राकृतिक वनस्पति का विनाश, तो प्राकृतिक वनस्पति का विनाश नहीं करना है, क्या करना है, वनोन्मूलन, वनों को लगाना है, वनोन्मूलन नहीं, वनोन्मूलन तो कारण हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वनों का लगाना या पेड़ पौधों को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना, यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, पेड़ पौधों को लगाना, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति का विनाश को ही हम कह सकते हैं वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन सॉल्यूशन तो होगा नहीं, वनों को लगाना यानी पेड़ पौधों को लगाना एक सॉल्यूशन हो गया। अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां है तो आपको अपनाना पड़ेगा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, आपको अपनाना पड़ेगा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां। और यहाँ पर है अत्यधिक चराई, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा संरक्षण के लिए नियंत्रित चराई, संरक्षण के लिए करना पड़ेगा नियंत्रित चराई। उसके बाद मूसलाधार वर्षा के लिए तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन आप मेड़ बना सकते हैं, आप अपने खेतों में मेड़ बना सकते हैं, मेड़ बना सकते हैं, खेत है इसमें बहुत सारे मेड़ बना दिए तो मृदा बहकर जाने की संभावना कम है। उसके बाद मिट्टी के प्रकार व ढाल, प्रकार में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ढाल कर सकते हैं, ढाल के लिए आप समतल मैदान बना सकते हैं उसके लिए, जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ढाल तो होता ही है, लेकिन आप उन्हें ऐसे ऐसे करके समतल बना सकते हैं। और यहाँ ओरे, यहाँ जो साइड है, ओरे नहीं कहना चाहिए, ये जो साइड वाला भाग है वहां पर भी आप एक मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। खनन गतिविधियां, खनन गतिविधियां का उपाय यही है कि खनन करने के बाद आप मिट्टी उसके अंदर डाल दें, मिट्टी दोबारा डाल दें और वहां पर पेड़ पौधे लगा दें, इससे क्या होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। तो बहुत ही इजी टॉपिक था, मैंने आपको बताया सबसे पहले मृदा अपरदन की परिभाषा, मृदा अपरदन के प्रकार, फिर जल द्वारा अपरदन में जो 3 प्रकार थी, चादरी, छोटी नली अपरदन, उसके बाद अवनलिका अपरदन, उसके बाद मैंने बताया मृदा अपरदन के कारण, ये कारण है। फिर हमने इसी उपाय, मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो उपाय किया वही हो गया संरक्षण, तो मृदा संरक्षण को मैंने आपको बताया, और मृदा संरक्षण के क्या उपाय मैंने किया यहाँ आपको बताया। जो कारण है उसे ही समाप्त करना है, जो कारण है उसे ही समाप्त करना है। जैसे अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां था तो आपको करना पड़ेगा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, उसके बाद अत्यधिक चराई था तो आपको करना है नियंत्रित चराई। तो अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट की तरह समझेंगे एग्जाम में अपने आप लिख लेंगे। तो बहुत ही इजी था, आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं था। तो यहाँ पर आज हमारा 9वां लेक्चर समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है वो एंड होता है। अब हम आगे के लेक्चर में आएंगे तो वहां पर आपको प्रश्न उत्तर बताएंगे कि कैसे प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखना है। मैं यहाँ आपको प्रश्न लिख कर लाऊंगा, फिर उत्तर कैसे लिखना है वो एक
एक वो जो उत्तर लिखने की जो कला होती है वो थोड़ा सा मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो थैंक यू। अगर इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैंने की पॉइंट लिखा है, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे फिर भी चलेगा।